हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। तो जैसे कि हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर शुरू किया था, उसमें हमने एसिड्स बेसिस पूरा कवर कर लिया था। तो आज इस वीडियो में हम सॉल्ट्स पढ़ेंगे। सॉल्ट्स पोर्शन जो आपका रह गया था वो हम स्टार्ट करेंगे। तो आपको सॉल्ट्स के बारे में सब पता होना चाहिए कि सॉल्ट्स होते क्या हैं। आप सब समझते हैं, बच्चे क्या समझते हैं, सॉल्ट सिर्फ वो होता है जो खाने वाला नमक हम घर में कॉमन सॉल्ट यूज़ करते हैं। लेकिन नहीं, सॉल्ट की बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं, मतलब अलग अलग तरह के सॉल्ट्स होते हैं। सो सॉल्ट्स आर द आयोनिक कंपाउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। ये बात बिल्कुल सही है कि एसिड और बेस मिलकर जब सॉल्ट बनाते हैं तो वो जो आयोनिक कंपाउंड बन के बाहर आ रहा है वो सॉल्ट है, वही सॉल्ट्स होते हैं। लेकिन हर बार जो सॉल्ट बनेंगे वो अलग अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि जो एसिड जो बेस लिया जा रहा है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है किस तरह का सॉल्ट बनेगा। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के बारे में। तो सॉल्ट्स हैविंग कॉमन एसिड और बेसिक रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग टू सेम फैमिली। अब देखो, जैसे कि सेम फैमिली की मैं बात करूँ, अब अगर हम अपनी फैमिली की बात करें, अपने फैमिली के अंदर हम कहें कि ये मेरे चाचा जी का लड़का है, वो मेरी मौसी की लड़की है, तो ये फैमिली रिलेशंस हो जाते हैं। उसमें कॉमन क्या होता है, चाचा जी की जो लड़की होगी उसमें कॉमन क्या है कि हमारे जो मेरे पापा होंगे और जो उसके पापा होंगे वो दोनों ब्रदर्स हैं। इसी तरह से मौसी की जो लड़की होगी वो उसमें क्या होगा कि मेरी मम्मी और उसकी मम्मी दोनों सिस्टर्स हैं। तो ये कॉमन हो गया। इस तरह से आपको सॉल्ट्स के अंदर भी देखना होगा। तो जो एग्जाम्पल आपको मैंने नीचे दिखा रखे हैं, 4 एग्जाम्पल, 4 फैमिलीज़ के एग्जाम्पल्स दिखाए हैं। सो सबसे पहले एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। तो देखो, दोनों में सोडियम और कैल्शियम में साथ में क्या लिखा हुआ है, क्लोराइड। तो ये जो दोनों के दोनों सॉल्ट्स होंगे वो किस फैमिली से बिलोंग करेंगे, क्लोराइड फैमिली से। इसी तरह से सोडियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, तीनों में आपको सल्फेट दिख रहा है तो ये सल्फेट फैमिली से बिलोंग करता है। कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट, अब देखो यहाँ पे कैल्शियम के साथ क्लोराइड है और कैल्शियम के साथ सल्फेट है, तो कॉमन कौन हुआ, कैल्शियम, तो ये कैल्शियम फैमिली से हुआ। और सिमिलरली नीचे जिंक क्लोराइड और जिंक सल्फेट दे रखा है आपको, तो जिंक दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, दिस बिलोंग्स टू जिंक फैमिली। तो ये सॉल्ट की फैमिली होती है। अच्छा, इसी तरह से अब एसिडिक और बेसिक सॉल्ट, यस, सॉल्ट भी एसिडिक और बेसिक हो सकते हैं। तो जब मैं बात करूँगी एसिडिक सॉल्ट की, तो मैं उसमें यही चीज़ देखूंगी, जो चीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसकी वजह से उस सॉल्ट का नेचर बनेगा, ऑब्वियस है। तो सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। तो जब एसिड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि हमें पता है एसिड और बेस मिलके ही सॉल्ट बनाते हैं। तो जब हम ये एसिड और बेस को कंबाइन करते हैं तो उसमें अगर जो एसिड होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी, तो जो आपके पास सॉल्ट बन के आएगा वो क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। और सिमिलरली जब बेसिक सॉल्ट की बात की जाएगी तो उसमें जब क्या होगा, जो बेस होगा वो तो स्ट्रॉन्ग होगा लेकिन एसिड क्या होगी, वीक होगी। तो जो चीज़ स्ट्रॉन्ग है उसी तरह का सॉल्ट बन के आएगा। तो आप दोनों तरफ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, मैंने दोनों तरफ एग्जाम्पल्स लिखे हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल रहे हैं। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड ने ओवर पावर कर लिया, जो सॉल्ट बना वो किस फॉर्म का होगा, किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का। तो जो ये एसिडिक सॉल्ट बनता है उसका पीएच भी क्या होगा, 7 से बिलो, क्योंकि जो एसिड्स होते हैं उनका पीएच 7 से कम होता है। तो जितने भी एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं उनका पीएच 7 से कम होगा। और इसी तरह से जो बेस होते हैं उनका पीएच 7 से ग्रेटर होगा। तो बेसिक के लिए आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो, कार्बोनिक एसिड H2CO3 और NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और कार्बोनिक एसिड वीक है। तो जो आपके पास सॉल्ट बन रहा है वो क्या होगा, बेसिक नेचर का। तो ये थे एसिडिक और बेसिक सॉल्ट। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो आपको बस ये पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, इससे आप बता सकेंगे। अब देखिए नीचे मैंने एक लाइन लिखी है, when equally strong acid and base react they fully neutralize each other due to this a neutral salt is formed in this case। तो जब आपके पास जो एसिड है और जो बेस है दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो इक्वली स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पे जो आपके पास सॉल्ट बनेगा वो बिल्कुल न्यूट्रल फॉर्म में होगा, ना तो वो एसिडिक होगा ना ही वो बेसिक होगा।
तो यहाँ आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिख रही होगी। अच्छा, इसके बाद आपको सॉल्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए कि सॉल्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। जो मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। सॉल्ट में भी ट्रांसपेरेंट और ओपेक। सॉल्ट जो होते हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, मतलब आप उसके आर पार भी देख सकते हो, ऐसे चमकदार बिल्कुल क्रिस्टल होंगे, और ओपेक भी हो सकते हैं, मतलब जिसमें आप आर पार नहीं देख सकते। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। जो ज़्यादातर सॉल्ट होते हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो सॉल्ट के सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब देखिए, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे अगर आपके पास एसिड है और उसको आपने वाटर के साथ मिक्स कर दिया तो आयंस ब्रेक होंगे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि आयोनाइजेशन वहाँ पे क्या होता है, डिसोसिएट हो जाते हैं, आयंस अलग अलग हो जाते हैं। तो जब आयंस अलग अलग हो जाएंगे तो ऑब्वियसली इनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो सिमिलरली सॉल्ट को भी जैसे ही पानी के अंदर मिला के उसका सॉल्यूशन बनाया जाता है, उसके भी आयंस टूटते हैं, वहाँ पे भी डिसोसिएशन होती है। तो सिमिलरली सॉल्ट भी क्या करते हैं, जो सॉल्यूशन होते हैं सॉल्ट के वो भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सो सॉल्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन स्टेट ऑल्सो। जब तक वो क्या होगा, मोल्टन स्टेट में होगा या फिर सॉल्यूशन फॉर्म में होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। लेकिन अगर वो सॉलिड फॉर्म में है वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके आयंस ब्रेक नहीं हुए। आयंस होंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी होगी। ठीक है, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था, आपको ध्यान देना है कि सॉल्ट जो होंगे वो मोल्टन स्टेट में और सॉल्यूशन फॉर्म में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, द सॉल्ट मे बी सॉल्टी, सॉर, स्वीट, बिटर एंड सेवरी। देखो, इनके सबके टेस्ट की बात की गई है। जो यहाँ पे सॉल्टी, सॉर, स्वीट, बिटर, इनका मतलब आपको पता चल गया होगा। सॉर मतलब खट्टा, स्वीट मतलब मीठा, बिटर मतलब कड़वा, और सेवरी मतलब बहुत ही अच्छा टेस्ट वाला। ठीक है, तो ये सब इसके टेस्ट हो सकते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट्स आर ऑर्डरलेस। जो न्यूट्रल सॉल्ट होंगे उनकी कोई खुशबू नहीं होती है। सॉल्ट्स कैन बी कलरलेस और कलर्ड। जो सॉल्ट्स होते हैं हो सकता है वो कलर भी हों और हो सकता है वो और उसका कोई कलर ना भी हो। तो मैंने आपको ये पिक्चर्स में दिखा भी रखा है। ये सब जो आपको पिक्चर्स दिख रही हैं अलग अलग तरह के सॉल्ट्स हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। मैनी सॉल्ट्स कंटेन वाटर मॉलिक्यूल एंड आर नॉन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट। अब देखिए ध्यान से, हमने देखा है कि सॉल्ट जो होता है वो क्रिस्टल की फॉर्म में सूखा सूखा होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं सारे ही सॉल्ट ऐसे होते हैं तो नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ एक सॉल्ट ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर कुछ कुछ वाटर की अमाउंट रह जाती है। तो जो सॉल्ट जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो कौन से सॉल्ट होते हैं, हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड मतलब पानी होगा जिसके अंदर। द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन सॉल्ट इज नॉन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं इनको बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब जितने उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल हैं जब तक वो उसके अंदर हैं, ठीक है, वो हाइड्रेटेड है। जैसे आप उसको उड़ा दोगे, जितना पानी वो हीट से निकल जाएगा वो उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था। सो फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, पेंटा मतलब 5, कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, मतलब कॉपर सल्फेट के अंदर 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं। तो मैंने आपको नीचे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट की पिक्चर दिखाई है। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो आपको दिखा रखा है यहाँ पे वो ब्लू कलर का है। जैसे ही आप इसको हीट करते हो इसके अंदर से सारे के सारे जो वाटर मॉलिक्यूल है जब वो निकल जाएंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, वाइट। और ये वापस से आप इसमें जब ड्रॉप्स डालनी शुरू करोगे वाटर की वो फिर से ब्लू भी हो जाता है। तो ये आपको मैंने एक एग्जांपल दे दिया, कॉपर सल्फेट .5H2O मतलब कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ऐसे ही एक और एग्जांपल होता है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, यहाँ हेप्टा का मतलब होता है 7, ठीक है। तो ये आपको नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखा रही हूँ मैं फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट की कैसी होती है। देखो जो ये आपको ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स दिख रहे हैं ये क्या है, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के क्रिस्टल्स है। ये भी क्या है, एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है, मतलब इसमें पानी पहले से प्रेजेंट है।
तो अब ध्यान से सुनिए, द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट कॉमनली नॉन एज ferrous sulfate is due to the presence of 7 molecules of water in it। जो ये इसका कलर होता है ग्रीन कलर, वो किस वजह से होता है, उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस की वजह से। अब मैंने आपको लेफ्ट साइड पे एक पिक्चर दिखाई है और नीचे मैंने आपको दो रिएक्शंस दिए हैं। जब हम नॉर्मली फेरस सल्फेट को, जिसके अंदर ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट है, उसको गर्म करते हैं तो उसका पानी बाहर निकल जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, एनहाइड्रस, मतलब हाइड्रेटेड से वो एनहाइड्रस हो गया है। एनहाइड्रस मतलब जिसमें पानी नहीं होगा। अब जब इसी एनहाइड्रस फेरस सल्फेट को आप फर्दर और हीट करते हो तो क्या होता है, तो वो क्या हो जाता है, डीकम्पोज हो जाता है, तीन आपको आगे प्रोडक्ट्स दे देता है। वही मैंने आपको साइड में पिक्चर के अंदर भी दिखा रखा है। मतलब आपको दो तो गैसेस मिलेंगी, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, और साथ में आपको क्या बन के मिलेगा नीचे, जो नीचे नीचे आपको पिक्चर के अंदर दिख रहा है कि क्रिस्टल्स जम गए हैं, वो कौन से क्रिस्टल हैं, यहाँ पे जो क्रिस्टल्स बाद में बचेंगे वो कौन से होंगे, फेरिक ऑक्साइड के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पूरी रिएक्शन दो फॉर्म में आपको लिख के दिखानी है। ठीक है, अच्छा इसका एक और बता सकती हूँ मैं आपको कि फेरिक ऑक्साइड का जो कलर होता है वो ब्राउनिश सा कलर का बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कॉमन सॉल्ट। अब शुरू होता है जो मेन आपका टॉपिक है, कॉमन सॉल्ट। हमें पता है कॉमन सॉल्ट का मतलब सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जो टेबल सॉल्ट भी बोल सकते हैं आप इसको, जो घर में हम नमक यूज़ करते हैं खाने में। It is formed after the reaction between sodium hydroxide and hydrochloric acid। जब आप NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करते हो, तब बनता है आपके पास NaCl और साथ में वाटर रिलीज हो जाता है। तो क्योंकि ये क्या है, इक्वल स्ट्रेंथ वाले होते हैं, इसलिए ये न्यूट्रल सॉल्ट होता है। सो इट इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट। द pH वैल्यू ऑफ सोडियम क्लोराइड इज अबाउट 7। इसका न्यूट्रल होने की वजह से इसकी जो pH वैल्यू होती है वो भी कितनी होती है, 7। सोडियम क्लोराइड इज यूज इन कुकिंग एज वेल एज टू प्रिपेयर मैनी अदर इंपॉर्टेंट केमिकल सच एज केमिकल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब देखिए खाने में तो इसका यूज़ होता ही होता है, लेकिन आपको अब आगे जो टॉपिक्स करने हैं वो इसी की वजह से बनते हैं सारे के सारे केमिकल। मतलब जो NaCl है उसकी वजह से आप कितने सारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होने वाले केमिकल्स बनाते हैं, अब आप ये पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इनको आप ध्यान से समझिएगा। सो दैट अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, प्लीज़ मैं आपको एक ही बात बोलूँगी, इन सबके स्क्रीनशॉट लेते जाइए और अपने नोट्स प्रिपेयर करते जाना। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं, कॉमन सॉल्ट से सबसे पहला केमिकल जो बनता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ NaOH। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज कॉस्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है जिसका दूसरा नाम कॉस्टिक सोडा भी होता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब ये आप लोगों के लिए नई चीज़ होगी। अब देखिए ब्राइन लिखा है उसके ब्रैकेट में। सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या है, जब आप NaCl मतलब कॉमन सॉल्ट और वाटर को मिक्स कर देते हो तो जो आपके पास नमक वाला पानी बनता है वो क्या कहलाता है, ब्राइन। जब आप ब्राइन में जब आप इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन कर रहे हो, मतलब आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के उसको ब्रेक कर रहे हो, तब ये जो प्रोसेस होती है ये क्या कहलाती है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब देखिए थर्ड पॉइंट इसके अंदर पढ़ रही हूँ मैं। In the process of electrolytic decomposition of brine, that is aqueous solution of sodium chloride, the brine decomposes to form sodium hydroxide। जब आप नमक वाले पानी से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तब आपको मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, in this process chlorine is obtained at anode and hydrogen gas is obtained at cathode as byproduct। अब ये जो पूरी की पूरी रिएक्शन मैंने आपको नीचे लिख के दिखाई है, इसमें 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं। NaOH जो कि आपने बनाना था, लेकिन NaOH के साथ साथ बाय प्रोडक्ट में 2 गैसेस निकल रही हैं, Cl2 और H2। अब यहाँ एक लाइन जो ऊपर मैंने अभी अभी बोली कि एनोड पे तो क्या निकलता है, क्लोरीन, और कैथोड पे क्या निकलता है, हाइड्रोजन। इसका क्या मतलब है,
अब आप ध्यान से देखिए, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में जो दिखाने जा रही हूँ, पहले ये रिएक्शन देख लीजिए, NaCl और H2O, इनका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? यस आप बताइए, ब्राइन। ठीक है, जब आप NaCl और H2O को इकट्ठा लिखेंगे वो ब्राइन होता है। ऊपर एरो पे मैंने लिखा है इलेक्ट्रोलिसिस, इसका मतलब जब इसमें से क्या पास किया जा रहा है? करंट पास किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास की जा रही है। तो 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं आपके पास, NaOH, Cl2, H2। Cl2 और H2 तो दोनों गैसेज हैं, और NaOH आपके पास एक्वस फॉर्म में एक सॉल्यूशन निकल के आएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको इसका जो पूरा का पूरा मेथड दिखाया वो क्या है। यहाँ आपको 2 इलेक्ट्रोड्स दिख रही हैं, एनोड और कैथोड। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड्स होती हैं, इसको किसके अंदर रख दिया गया है? एक्वस NaCl के अंदर, मतलब जो नमक वाला पानी है उसके अंदर। अब ये जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, जैसे कि बैटरीज होती हैं, बैटरीज के साथ इसको क्या कर दिया गया है? कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, जैसे सेल को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया है, उसी चीज़ को आप दिमाग में सोच के देखिए। ये बहुत बड़े लेवल की प्रोसेसेस होती है, लेकिन इसको डायग्रामेटिकली फॉर्म में दिखाया गया है। तो जैसे ही आप उसको बैटरी से कनेक्ट करके करंट पास करते हैं, अब जो एनोड है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो कैथोड है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो एनोड है पॉजिटिव चार्ज वाला, उस पर क्लोरीन जाएगा, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव वाली चीज़ पॉजिटिव के पास जाएगी और पॉजिटिव वाली चीज़ नेगेटिव के पास। मतलब जो ये H2O के मॉलिक्यूल्स उधर जा रहे हैं, उसमें से हाइड्रोजन गैस किस पे लिबरेट हो जाती है? कैथोड के ऊपर। और क्लोरीन गैस किस पे लिबरेट हो जाती है? एनोड के ऊपर। तो साथ में ये बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, और इनके निकलने के बाद जो नीचे सारा केमिकल अलग कर लिया जाता है वो क्या होता है? NaOH, जो आपको चाहिए। मैंने ऊपर जो रिएक्शन लिखी है ध्यान से देखिए, NaOH, Cl2 और H2। Cl2 और H2 एनोड और कैथोड पे निकल गए और बचा क्या आपके पास? NaOH। अब नीचे मैंने आपको इसके यूजेस बताए हैं। व्हाट आर दी यूजेस? आपको इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में। तो आपको यूजेस, हर एक के यूजेस पता होने चाहिए। यूजेस ऑफ प्रोडक्ट्स आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। जब नमक वाला पानी मीन्स NaCl और H2O की इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद 3 चीज़ें आपके पास बन रही है, तो तीनों का क्या यूज़ है? एक आपके पास हाइड्रोजन गैस बन रही है, तो हाइड्रोजन गैस का यूज़ क्या है? हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड एज फ्यूल मार्गरीन इन मेकिंग ऑफ अमोनिया फॉर फर्टिलाइज़र। ये एक बहुत ही अच्छा फ्यूल है जिसको फर्टिलाइजर्स बनाने में, अमोनिया बनाने में भी यूज़ किया जाता है, और हमें पता है अमोनिया फर्टिलाइजर्स के अंदर यूज़ होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? क्लोरीन गैस। इट इज़ यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PVC, डिसइंफेक्टेंट, CFC पेस्टिसाइड, एंड ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मेटल्स की डीग्रीसिंग के लिए यूज़ होता है, और पेपर बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, सॉप, डिटर्जेंट, आर्टिफिशियल फाइबर, ब्लीच, इन सब में आपको इसका यूज़ करना होता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आगे बढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नॉन एज क्लोराइड ऑफ लाइम। आपको ध्यान होगा पिछले लेक्चर में हमने लाइम का फॉर्मूला CaO किया था। अब अगर मैं CaO को लाइम बोलूँ और उसके साथ मैं क्लोरीन जोड़ दूँ, क्लोराइड जोड़ दूँ, Cl2 जोड़ दूँ, तो वो क्या बन गया? क्लोराइड ऑफ लाइम। इट इज़ अ सॉलिड एंड येलोइश वाइट इन कलर। ये एक सॉलिड फॉर्म के अंदर जो होता है, और इसका कलर क्या होता है? येलोइश वाइट, मीन्स आप क्रीम सी शेड सोच सकते हो। ब्लीचिंग पाउडर कैन बी ईजिली आइडेंटिफाइड बाय द स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। जब आप इसको स्मेल करते हो तो इसकी स्मेल बहुत तेज़ होती है, क्योंकि इसमें क्लोरीन प्रेजेंट है। अच्छा, अगर आपने कभी अपनी मम्मी को ब्लीच करते हुए देखा होगा, फेस ब्लीच होती है जिसमें गोरे गोरे हो जाते हैं ना थोड़े टाइम बाद, तो वो क्या होता है? जब आप वो जो छोटी सी एक डब्बी होती है, छोटा सा बॉक्स होता है जिसके अंदर पाउडर सा होता है येलो सा कलर का, वो क्या है? ब्लीचिंग पाउडर सा जो आपको दिया है। जब आप उसको स्मेल करते हो वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है, तीखी सी, नाक में लगती है जाके। ओके, व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन। अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं। CaOCl2 की प्रिपरेशन का मेथड बताया आपको। उन्होंने क्या बोला? जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका दूसरा नाम क्या है? स्लेक्ड लाइम, CaOH ट्वाइस इसका फॉर्मूला है। आप इसको जब किससे रिएक्ट करेंगे? क्लोरीन गैस के साथ, Cl2 के साथ,
तो ये आपको क्या बना के दे देगा, ब्लीचिंग पाउडर, जिसका दूसरा नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम मतलब Ca, ऑक्सी O के लिए लिया गया है और क्लोराइड Cl2 के लिए लिया गया है, और साथ में क्या बनता है, वाटर। तो ये आपके पास प्रिपरेशन रिएक्शन है। देखिए क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ओके, अगर साथ में बड़ा करके आपको वो पूछेंगे तो गिव द रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ये भी दे सकते हैं। और बैलेंस रिएक्शन लिखिए, ये भी बोल सकते हैं। और आपको ये भी कह सकते हैं इसका दूसरा नाम क्या होता है। तो बहुत तरह के क्वेश्चन आपको बन के आ सकते हैं। साथ में यूजेस भी पूछे जा सकते हैं, अगर वो 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में किसी भी फॉर्म में अगर आता है तो इसके यूजेस देख लीजिए फटाफट। डिसइंफेक्टेंट टू क्लीन वाटर, मॉइस्ट रिमूवर, वीड किलर। ठीक है, वाटर को साफ करने के लिए मॉइस्ट रिमूवर क्या होते हैं, जो प्लांट्स जिसमें कोई फ्लावर्स या कुछ नहीं है, हमारे लिए यूजलेस है, उनको रिमूव करता है। वीड्स को किल करता है। ब्लीचिंग ऑफ कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज़ होता है। ऐसे ही आपको ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये आप रीड कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो शुरू होता है, नेक्स्ट आपको प्रिपरेशन किसकी करनी है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये मैं लास्ट टाइम भी आपको बता चुकी थी। सोडियम Na के लिए लिखा है, हाइड्रोजन H के लिए लिखा है और कार्बोनेट CO3 के लिए लिखा है। ठीक है, और इसका दूसरा नाम सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है। ओके, ब्रेड सोडा जो नॉर्मल लैंग्वेज में कॉमन पीपल जो यूज़ करते हैं, केमिस्ट्री में तो इसका ये नाम हो गया। अब जो कॉमनली इसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, ब्रेड सोडा, कुकिंग सोडा, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, सोडियम बाइकार्ब, बाइकार्ब ऑफ सोडा और सिंपली बाइकार्ब। ठीक है, ज़्यादातर इसको कुकिंग सोडा बोला जाता है या फिर बेकिंग सोडा भी बोला जाता है। तो हर जगह पे अलग अलग नाम होता है, तो इसको आपको बहुत सारे नेम्स के साथ इसको बुलाया जाता है। अब देखिए इसकी रिएक्शन क्या है। बेकिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ब्राइन विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। अब देखो ब्राइन मैंने बोला, बार बार बता रही हूँ, ब्राइन का मतलब यहाँ पे NaCl और वाटर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, बेकिंग सोडा बनाने के लिए आपको ब्राइन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। तो इससे आप जो भी बना रहे हो आपको वो क्या बना के देगा, बेकिंग सोडा। तो ये जो रिएक्शन हो रही है, ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है, इसका नाम होता है सॉल्वे प्रोसेस। आपको सीधा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज सॉल्वे प्रोसेस, गिव द रिएक्शन। तो आपने रिएक्शन नीचे कौन सी देनी है, जो मैंने लिख के दिया आपको, NaCl और H2O, दो चीज़ें दिख रही हैं, ये हो गया ब्राइन, CO2 और NH3 आपने उसमें डाल दिया, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया आपने उसमें डाल दिया। ये सारे आपके रिएक्टेंट्स हैं। अब आपको वो दो प्रोडक्ट बना के दे रहा है, तो प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट जो आपको चाहिए। अब बचा क्या, NH4Cl। ठीक है, तो ये अमोनिया जो है वो क्या करता है, वहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेता है, NH4 बना लेता है। बचा आपके पास एक OH जो वाटर में से रह गया, एक OH। ठीक है, वो किसके साथ वो अलग हो जाता है, और NH4 जो है वो Cl को लेके, नेगेटिव पार्ट को लेके अलग हो जाता है। तो बचा क्या आपके पास, Na, H और CO3। तो ये सारा आपको रिएक्शन को पढ़ के उसको करके आपको तोड़ तोड़ के पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ किसके पास जाएगी। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेकिंग सोडा। ये पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैंने आपको बताई है यहाँ पे। बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टी क्या है कि ये एक माइल्ड और नॉन कोरोसिव बेस है। हम इसको खाने में यूज़ करें तो ये कोरोसिव तो हो ही नहीं सकता। जब इसका क्वेश्चन आता है वो किस तरह का आता है कि कुकिंग के टाइम जब इसको हीट किया जाता है तो क्या होता है, तो NaHCO3 को जब हीट किया जाता है तो वो आपको क्या बना के दे देता है, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, वाटर H2O और CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देखिए मैंने ये रिएक्शन क्यों लिखी, तो आपको क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि ये जो स्पॉन्जी फ्लफ़ी से जो केक बनते हैं, ब्रेड बनते हैं, ये क्यों होते हैं। तो आपने ये बताना है कि जो बेकिंग सोडा को हीट करके जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से इनके अंदर फ्लफीनेस आ जाती है, स्पॉन्जीनेस आ जाती है। ठीक है, अब इसके यूजेस क्या हैं। बेकिंग सोडा इज़ यूज इन मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर। मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में अभी दिखाऊंगी बेकिंग पाउडर कैसे बनता है।
बेकिंग सोडा से ही बेकिंग पाउडर बनता है। दोनों के फॉर्मूला में कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल छोटा सा एक फ़र्क बताऊंगी अभी आपको। विच इज़ यूज इन कुकिंग एज इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड विच मेक्स अ बैटर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। बैटर का मतलब होता है जो आटा आपने लगाया है। जब बेकिंग सोडा आप उसमें यूज़ करते हो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, तो ये कुकिंग के अंदर यूज़ होता है क्योंकि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो बैटर को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बताती है। मैंने आपको अभी ऊपर रिएक्शन में भी बताया। अच्छा, बेकिंग सोडा एक एंटासिड भी है। लास्ट में हमने किया भी था लास्ट लेक्चर के अंदर कि कभी भी पेट के अंदर एसिडिटी हो जाती है तो बेकिंग सोडा वहाँ पे एंटासिड का काम करता है। और थर्ड, बेकिंग सोडा टूथपेस्ट के अंदर भी यूज़ होता है, जिससे टीथ जो है वो वाइट और प्लाक फ्री हो जाते हैं। क्योंकि अगर माउथ में एसिड बनेगा तो हमें कुछ बेसिक चीज़ से उसको साफ़ करना चाहिए माउथ को। वो क्या, बेकिंग सोडा भी यूज़ किया जा सकता है, तो घर में भी होता है, दांत सफ़ेद हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया बेकिंग पाउडर बनता है बेकिंग सोडा से। कैसे बनता है? सिर्फ एक छोटा सा फ़र्क है। जब आप बेकिंग पाउडर बनाना चाहते हैं तो बेकिंग सोडा के अंदर एक माइल्ड एडिबल एसिड, एडिबल एसिड मतलब खाने वाला, तो जैसे कि टार्टरिक एसिड है C4H6O6। टार्टरिक एसिड और बेकिंग सोडा को जब मिक्स कर दिया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वाटर निकलता है और सोडियम टार्टरेट बनता है। अब देखिए ये इसका ज़रूरत क्यों है रिएक्शन की? ये इसलिए की जाती है क्योंकि यहाँ जो सोडियम टार्टरेट सॉल्ट बन रहा है, इसकी वजह से जो ये केक होते हैं ये इनकी खुशबू भी अच्छी हो जाती है, इनका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। इस वजह से बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर बनाया जाता है, क्योंकि हमें जो केक वगैरह बना रहे हैं उसका टेस्ट क्या करना है, अच्छा करना है। द स्मेल ऑफ सोडियम टार्ट्रेट इज प्लेजेंट एंड टेस्ट इज गुड। दिस मेक्स द केक और एनी अदर फूड टेस्टी। तो ये हालांकि ज़्यादा इसके ऊपर पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बेकिंग पाउडर एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, बहुत से बुक्स के अंदर इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताया होता, तो प्लीज़ इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं वॉशिंग सोडा पे। अब देखिए, मैंने आपको एक पिक्चर लगा के दिखाई है, हाउ टू कन्वर्ट बेकिंग सोडा इनटू वॉशिंग सोडा, सो दैट आप ये याद रख सकें कि बेकिंग सोडा से ही वॉशिंग सोडा बनता है। ठीक है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसान है। सिर्फ क्या करना है, जो आपने ऊपर सॉल्वे प्रोसेस से क्या बनाया था, क्या बनाया था, बेकिंग सोडा। ठीक है, NaHCO3 बनाया था। तो ये जो NaHCO3 होता है, इसी से ही आप क्या बनाते हो, वॉशिंग सोडा, मतलब सोडियम कार्बोनेट। तो ये दो रिएक्शन मैंने लिखी। पहले तो मैंने पूरी सॉल्वे प्रोसेस लिख दी कि जो ब्राइन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और अमोनिया है, मिलके क्या बना रहे हैं आपके पास, बेकिंग सोडा मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, और NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड। अब यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को कर दो हीट, हीट होने पे क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, वाटर बन गया। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट बनता है वो ड्राई होता है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता, बिल्कुल ड्राई होता है, क्योंकि वाटर ही अलग हो चुका है। अब जो सोडियम कार्बोनेट इसके अंदर बना है, इसका दूसरा नाम होता है सोडा ऐश या फिर एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस क्यों लिखते हैं बेटा, एनहाइड्रस मीन्स जिसमें पानी ना हो। अब देखो, वॉशिंग सोडा बनाना है तो वॉशिंग सोडा के अंदर वाटर होता है। कितना वाटर होता है, 10 मॉलिक्यूल्स। सो वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड बाय रीहाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। जब आप इस ड्राई आपके पास सोडियम कार्बोनेट बना है, मतलब एनहाइड्रस जिसमें पानी नहीं है, जब आप इसकी फिर से रीहाइड्रेशन करते हो, रीहाइड्रेशन मतलब फिर से पानी डालना, तो कितना पानी डालना है आपको, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जैसे ही आप उसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डाल देते हो, आपको क्या मिल जाता है, वॉशिंग सोडा मिल जाता है। तो बहुत ही इजी है, बिल्कुल आसान है। बेकिंग सोडा को हीट कर दो, आपके पास ड्राई सोडियम कार्बोनेट बनेगा, ड्राई सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डाल दो, आपको क्या मिल गया, वॉशिंग सोडा। तो ये हो गया। उसके बाद मैं आपको इसके यूजेस बता रही हूँ। देखिए, इट इज़ यूज इन क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स। ठीक है, कपड़े धोने के अंदर इसका यूज़ होता है। वॉशिंग सोडा है तो वॉशिंग के अंदर यूज़ होगा। मेकिंग ऑफ डिटर्जेंट केक एंड पाउडर, डिटर्जेंट केक और पाउडर बनाने के लिए भी इसका यूज़ होता है। इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जो वाटर हार्ड होते हैं, ठीक है, हार्ड वाटर की
जो हार्डनेस है उसको परमानेंटली काट देता है, ये सही कर देता है पानी की हार्डनेस को। हार्ड वाटर की क्या वीकनेस होती है, हार्ड वाटर के अंदर हम कपड़े नहीं धो सकते, कपड़े धोएंगे तो झाग मीन्स आप क्या कह सकते हो, लादर नहीं बनेगा, फॉर्म नहीं बनेगी। इट इज़ यूज इन ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री, ग्लास बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिसने भी इंग्लिश बाबा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, वी आर डूइंग वेरी मच हार्ड वर्क फॉर यू गाइज। जिसने भी सब्सक्राइब किया हुआ है प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखिए, अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे पूछ सकते हैं। तो अब मैं लास्ट टॉपिक पे बढ़ रही हूँ, जो इसके बाद आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, आपका एसिड बेसिस और सॉल्ट्स पूरा कवर हो जाएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका लास्ट टॉपिक है। देखिए क्या है इसके अंदर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला सबसे पहले आपको लर्न होना चाहिए। CaSO4 डॉट हाफ H2O, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है इसमें, आधा मॉलिक्यूल पानी का। ठीक है, अब ये भी एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पानी ऑलरेडी प्रेजेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस विच इज केमिकली कॉल्ड कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी वर्ड का मतलब होता है हाफ, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का दूसरा नाम है कैल्शियम सल्फेट मीन्स CaSO4, हेमीहाइड्रेट मीन्स हाफ H2O। सिंस इट इज़ ब्रॉट टू यूज़ फ्रॉम पेरिस, क्योंकि ये पेरिस से यहाँ पे लाया गया था, तो इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑफ जिप्सम एट 373 केल्विन। जब आप जिप्सम को हीट करते हो, अब जिप्सम क्या है, जिप्सम में सिर्फ एक ही फ़र्क है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2O है, जिप्सम में 2H2O होता है। और जब आप इसको 373 केल्विन पे, ठीक है, 373 केल्विन पे हीट करते हो, तब आपको ये क्या बना के दे देता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जो 1.5 मॉलिक्यूल पानी बचता है वो अलग हो जाता है। तो ये आपको रिएक्शन करनी है, जो कि बहुत ईजी है। अब आपको इसके यूजेस बता रही हूँ, बहुत आसान यूजेस हैं। आपको पता है कभी हड्डी वड्डी टूटी है ना, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही जुड़ती है बेटा। तो बैंडेज, प्रूफिंग मटेरियल, सीलिंग एजेंट, ठीक है। तो ये आपको इसमें यूज़ किया जाता है स्टैचूज़ बनाने के लिए, टॉयज़ बनाने के लिए, डेकोरेटिव आर्टिकल्स बनाने के लिए। और पीओपी का हमें और भी पता है, वॉल्स की स्मूथनिंग के लिए पीओपी के डिज़ाइंस बनते हैं बहुत सारे। तो ये हो जाता है आपका चैप्टर फिनिश। प्लीज़ सब्सक्राइब इंग्लिश बाबा चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू, बाय बाय।